जय हिंद बच्चों, वीना की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको सादर नमस्कार करती हूँ। आज हम एक नई श्रृंखला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमने अब तक 9th और 10th के सिलेबस को कंप्लीट किया है। जो बच्चे 11th में आए हैं उनके लिए अब 11th का सिलेबस भी आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको अवेलेबल होगा। शुरुआत में हमको ले रहे हैं आरोह भाग 1 गद्य भाग को लेंगे, फिर हम काव्य भाग को लेंगे और उसके बाद वृतांत और फिर अभिव्यक्ति और माध्यम। हम 1 बाय 1 टॉपिक को कवर करेंगे। आज सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं गद्य भाग से। नमक का दरोगा कहानी है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी बहुत प्रसिद्ध कहानी है और बहुत खूबसूरत कहानी लिखी गई है। यहाँ पर ईमानदारी की, सत्यनिष्ठा की, कर्तव्य निष्ठा की एक मिसाल इस कहानी के माध्यम से दी गई है। नमक की वैल्यू कैसे चुकाई जा सकती है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम सारांश के माध्यम से प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको लगभग सारी चीजें आपके सिलेबस की यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा कहानी मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा है, धर्मपरायणता है, कर्तव्य निष्ठा को ये सम्मानित करती है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में भी वर्णित करती है। ईमानदारी कितना बड़ा गुण है, इसका प्रभाव यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ईमानदारी जो महत्ता है उसको स्थापित करने की कोशिश की गई है। कहानी का नायक है वंशीधर। जब से नमक बनाने पर रोक लगी थी तो सरकार में एक नया विभाग, नमक विभाग बना दिया गया। इसके दरोगा पद को, नमक विभाग के दरोगा पद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाने लगा था और यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद को पाने के लिए लालायित रहते थे। उन दिनों फारसी में 2 एक प्रेम कथाएं कहने वाले लोगों को भी जल्दी से अफसरी मिल जाया करती थी और ऐसी ही कहानी कहने वाले है एक नायक है बाबू वंशीधर। लैला, मजनू, फरहाद आदि के प्रेम वृत्तांत को सुनाकर रोजगार ढूंढने के लिए निकले। उनके पिता ने हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद एक दिन पूरा, बाकी दिन घटता ही चला जाता है, जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। परंतु ऊपर की आमदनी तो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदा प्यास बुझती रहती है और ऐसा झरना जिससे पानी कभी खत्म ही नहीं होता। यानी कि जो निश्चित आय है, आमदनी है, वो तो रुका हुआ एक जरिया है जो खत्म हो जाता है, लेकिन ऊपरी आमदनी की कोई लिमिट नहीं होती, तो जितना ज्यादा मिले उतना ही अच्छा है। इस उपदेश को पाकर वंशीधर बाबू नौकरी ढूंढने निकले। सौभाग्य से उन्हें नमक के दरोगा बनने का अवसर भी मिल गया। यह बातें सुनते ही उनके स्वजनों के हृदय में खुशी दौड़ पड़ी। घर के सभी सदस्य बड़े खुश हो गए। मुंशी वंशीधर को अभी यहाँ यमुना के पुल पर आए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। उन्होंने जल्दी ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों का मन मोह लिया था। दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज को सुनकर खुली। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। बाहर देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। पता चला कि पंडित अलोपीदीन की हैं और वही पंडित दातागंज के पंडित अलोपीदीन की। मुंशी जी यह नाम सुनकर चौंके, क्योंकि पंडित अलोपीदीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा था। वंशीधर को पता लगा कि अलोपीदीन चोरी छिपे नमक की बोरियों को ले जा रहे थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर आधी सोती अवस्था में चले आ रहे। उन्हें समाचार मिला कि दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और आपको घाट पर बुलाते हैं, इसलिए बेचारे आधी नींद में सोते हुए चले आ रहे थे और आश्वस्त इसलिए थे। चिंता के बादल उनके चेहरे पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पैसे में बड़ी ताकत होती है, लक्ष्मी बड़ी शक्तिशाली होती है। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे मानते थे कि न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं, यानी कि न्याय को और नीति को, दोनों को लक्ष्मी से खेला जा सकता है और लक्ष्मी के खिलौने बनाए जा सकते हैं, पैसे से उनको खरीदा जा सकता है। अतः निश्चिंत होकर दरोगा जी के पास पहुँचे और बोले, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर ने सरकारी हुक्म की चेतावनी दी। अलोपीदीन ने रिश्वत देने की बात कही। वंशीधर पर रिश्वत का
जरा भी असर न पड़ा। वह कड़क होकर बोला, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। दरोगा ने बदलू सिंह जी को सेठ जी को हिरासत में लेने का हुक्म दिया, किंतु बेचारा बदलू सिंह आलोपी दिन के प्रभाव के कारण और डर के कारण उनको छू भी न पाया कि इतना बड़ा आदमी, मैं इसको कैसे अरेस्ट करूं। वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। आलोपी दिन भौचक्के रह गए। उन्होंने आज तक धन को धर्म के आगे हारते न देखा था। अब तक तो वो सब पर जीत हासिल करते चले आए थे, लेकिन अकेले वंशीधर ऐसे मिले जो उनके धन के लोभ को स्वीकारते ही ना थे, धन की महत्ता को स्वीकार ही ना करना चाहते थे। सेठ जी ने 1000 रुपए तत्काल देने की बात कही। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी नहीं, मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। आपके कितनी भी बड़ी रकम मुझे मेरी ईमानदारी के मार्ग से भटका नहीं सकती। सेठ जी ने रिश्वत की राशि 5, 10, 15, 20, 30 से हटा के उन्होंने 40-50 हजार तक बढ़ा दिए, किंतु वंशीधर का ईमान मजाल है जो जरा भी डगमगाया हो। सेठ जी ने दया याचना की और हिरासत के आदेश दे दिए। आलोपी दिन की एक न चली और अंत में आलोपी दिन को हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन दुनिया ने सुना तो खूब बातें होने लगी। पंडित जी के व्यवहार की निंदा हुई। बेईमान और भ्रष्टाचारी जो अफसर थे उन्होंने भी टीका टिप्पणी की। जो कल तक उनसे बिके हुए थे आलोपी दिन पर टीका टिप्पणी करने लगे, यानी कि जैसा अवसर मिले वैसे व्यवहार से बदलाव लाने में ही समझदारी है। जब गर्दन झुकाए आलोपी दिन अदालत में पहुँचे तो माना सारा शहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। अदालत में पहुँचते ही हालत बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे। सभी उनके हाथों बिके हुए थे। फट से हलचल और भागादौड़ी शुरू हो गई। वकीलों की टोली ने मिलकर उन्हें बचाने के दाव पेच साधे और कैसे आलोपी दिन जी को बचाया जाए इस पूरी जुगत लगाई जाने लगी। इधर वंशीधर जी के पास बेचारे सत्यता और स्पष्ट भाषण के अलावा कोई और शस्त्र था ही नहीं। वे अपनी जगह ईमानदार थे और स्पष्ट भाषण के सिवा उनके पास अपने आप को बचाने का कोई हथियार था ही नहीं। परिणाम यह हुआ कि पक्षपात की ओर झुका हुआ न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा, पंडित आलोपी दिन बहुत बड़े आदमी हैं। वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। वंशीधर की नमकहलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। अदालत ने वंशीधर को ही चेतावनी दे डाली। यह फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। आलोपी दिन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, विजयी शूरवीर की भांति कि उनकी दौलत ने आज उनको ईमानदारी के रास्ते पर और ऐसे रास्ते पर बिल्कुल क्लीन चिट करके निकाल दिया जिस पर वो चलने वाले ही नहीं थे। जबकि वंशीधर को समाज ने जी भरकर अपमानित किया। वंशीधर को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि सच को अपनाने वाले ईमानदार लोगों की ऐसी दुर्दशा की जाती है। कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार ही नहीं था। ये बड़ी बड़ी उपाधियां, ढीले लंबे चोगे सब निरादर के योग्य हैं। कोई भी सम्मान करने का अधिकारी नहीं है। सप्ताह बाद बेचारे वंशीधर को भी नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने यह समाचार सुना तो अपना माथा ही पीट लिया। बेचारों ने बहुत समझाया था कि ऊपरी आय का ध्यान रखना, लेकिन यहाँ तो वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। पिताजी बड़े गुस्सा हुए। माँ और पत्नी ने भी बड़ी नाराजगी व्यक्त की। एक सप्ताह बाद सेठ आलोपी दिन वंशीधर के घर पहुँचे। एक अजब गजब दृश्य सामने आया कि नौकरी से निकाले जाने के एक सप्ताह बाद पंडित आलोपी दिन वंशीधर के घर पहुँचते हैं और उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। किंतु आलोपी दिन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा तो कुल का तिलक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। दुनिया को खरीदकर सबको गुलाम बना लिया था। मैंने सबको अपने पैसों से खरीद रखा था, लेकिन मुझे सिर्फ हराया तो केवल आपने। मैं आपके सम्मुख एक विनय लेकर आया हूँ, एक विनती लेकर आया हूँ। सेठ जी के हृदय की विशालता और गुणों को ग्रहण करने की क्षमता देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए। सेठ जी ने वंशीधर के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह उनकी सारी संपत्ति के स्थायी मैनेजर पद को स्वीकार कर लें और उन्हें 6000 रुपए वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्च भी मिलेगा। सवारी के लिए घोड़े मिलेंगे, बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त में मिलेंगे। यह प्रस्ताव सुनकर वंशीधर ने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। चूँकि वंशीधर जी जानते थे कि आलोपी दिन बेईमानी का काम करते हैं,
लेकिन चोर भी ईमानदारी से चोरी करता है। तो यहाँ पर अलोपी दीन को भी ईमानदारी की कद्र है। अब तक उन्होंने जो भी कर्मचारी रखे थे वो सब बेईमान थे, कोई भी ईमानदार नहीं था। और चोर भी चाहता है कि उसके धन की संपत्ति, जो धन है, संपत्ति है, उसको कोई ईमानदार व्यक्ति संभाल कर रखे। वही दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे महान कार्य के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है। अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकालकर वंशीधर के हाथों में देकर कहा, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मुझे खूब मिल चुका है। मैंने विद्वान भी देख लिए, अनुभवी भी, मर्मज्ञ भी और कार्यकुशल भी, लेकिन ईमानदारी का गुण किसी में नहीं था। वो इस बात को जानते थे कि जो वंशीधर हैं वो ईमानदार हैं और उनकी ईमानदारी के आगे ये सारे गुण फीके हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा वो स्वयं ही किसी न किसी अच्छे कार्य को करने में सक्षम होता है, उसकी नियत में कोई खोट नहीं होता। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें कृतज्ञता से डबडबा गईं। बेचारे दुनिया भर ने उसे वंशीधर को कितना सुनाया, कितना अपमानित किया, लेकिन जिसकी वजह से अपमानित हुए आज वही उसके गुणों का इतना सम्मान प्रकट कर रहा है और उनके गुणों की इतनी प्रशंसा कर रहा है, तो कृतज्ञता से उनकी आंखें डबडबा गईं। उसने भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया और इस तरह से वंशीधर को उनकी ईमानदारी का इनाम मिला। अलोपी दीन ने उनके गुणों की प्रशंसा की और दिल से उनके गुणों की कद्र की और उन्होंने अपने घर नौकरी पर अपने पास रख लिया। यहाँ पर कहानी का एंड होता है और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार करने चाहिए? कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? डेफिनेटली वंशीधर है, क्योंकि वो सत्यनिष्ठ है, चरित्रवान है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, बेईमान नहीं है और उसे वो अपने दृढ़ संकल्पी है। बहुत सारे गुण हैं जिसको आप पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? देखिए, एक तो है बुरा व्यक्तित्व, जो लालची है, स्वार्थी है, धन का लोभी है और गलत काम को पैसों के बल पर करा लेता है। लेकिन उसका दूसरा व्यक्तित्व ये है कि दुनिया जो ईमानदार बनी फिरती है वो ईमानदार व्यक्ति का सम्मान नहीं कर पाती। लेकिन अलोपी दीन बेशक व्यापार गलत तरीके से करता हो, लेकिन उसे सद्गुणों की कद्र है। तो ये उसका अच्छा व्यक्तित्व है जो एक अच्छे पहलू के रूप में दिखाई देता है। आगे हम चलते हैं। कहानी के अंत में अलोपी दीन के वंशीधर के नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। वो उस व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर क्यों रख रहे हैं जिसको उन्होंने उनकी वजह से, वंशीधर की वजह से उन्होंने बहुत अपमान सहा, अपना काम भी बिगाड़ा, कहीं ना कहीं उन्हें झुकना भी पड़ा वंशीधर के आगे। लेकिन पैसों की शक्ति से उन्होंने खरीद तो लिया, परंतु फिर भी उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया क्योंकि वो उसके सद्गुणों की कद्र करते थे। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा बहुत बड़ी चीज है जो जमाने में बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो गुण वंशीधर में मौजूद थे। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे पर और चादर पर रखनी चाहिए। नौकरी का जो पद है, महत्व उस पद का नहीं है बल्कि पीर की मजार है, यानी कि जो चढ़ावा चढ़ता है, ऊपरी जो आमदनी है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर सांसारिकता दिख रही है आपको, चालाकी, स्वार्थपना, ये दिख रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी पद पर सिर्फ अपने धन के लालच के लिए कार्य करता है और उस पद का वो गलत फायदा उठाता है। एक और इसमें स्टेटमेंट था, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वे जैसे चाहती है नचाती है। पैसे में बड़ी शक्ति होती है। आजकल न्याय व्यवस्था भी खरीदी हुई है, सब जगह सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। बेईमानों को खरीदा जा सकता है, ईमानदारों को खरीदा जा सकता है, सब कुछ पैसे पर बिकाऊ है। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। यहाँ पर अदालत के जो दृश्य था, वहाँ पर वंशीधर की जो धर्म की शक्ति थी और अलोपी दीन की घूस की शक्ति में युद्ध छिड़ गया। अंत में जीत किसकी हुई? अलोपी दीन की घूस देने की शक्ति की हुई और रिश्वत देने के लिए सारे वकील, न्यायाधीश सब उनको बचाने के लिए लग गए और जो सत्य मार्ग पर डटा हुआ था उसे अपने मार्ग से हटना पड़ा। यहाँ पर ये आंसर आएगा। जब आप वंशीधर का चित्रण करेंगे तो उसके अच्छे पैराग्राफ में उनके कैरेक्टर्स की जो विशेषताएं हैं
वो स्वार्थी नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ हैं, दृढ़ चरित्र हैं, स्वाभिमानी हैं, संवेदनशील हैं, विचारवान हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, धर्मपरायण हैं। आप पॉइंट्स को हेडिंग बनाकर अच्छे से आंसर लिखिएगा। आलोपी दिन के लिए भी आप पॉइंट्स दे सकते हैं। वो भ्रष्ट आचरण वाले हैं, धन के उपासक, मानवीय गुणों की उनको कद्र है, व्यवहार कुशल हैं, अपनी बात को मनवाना उनको आता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व है। लोग उनकी धन संपत्ति, उनके जो रहन सहन के तरीके हैं उनसे प्रभावित होते हैं। बदलू सिंह भी उनको छूने से डर रहा था क्योंकि उनका बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर सामाजिक यथार्थ के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर तैयार कीजिएगा इसे। नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जरूर इसको तैयार करिएगा। क्या मैसेज ये कहानी हमको दे रही है? निश्चित ही असत्य और अन्याय और भ्रष्ट आचरण बेशक बादलों में छिपा रहे, लेकिन सत्य की चमक एक दिन उठती है, जगमगाती है और चारों ओर अपनी जो रोशनी है उससे चकाचौंध कर देती है। अदालत के सभी कर्मचारी पंडित आलोपी दिन के प्रति सहानुभूति क्यों रखते थे? क्योंकि सभी को उन्होंने रिश्वत के बल पर लोभ लालच देकर पैसों से खरीद रखा था और वो उन्हें खुश रखते थे। वंशीधर सत्य पक्ष पर अडिग होते हुए भी अकेले क्यों पड़ गए थे? क्योंकि सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता की लोगों को आज कद्र नहीं है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं और पैसे जो देता है उसके पीछे अपना ईमान सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अंतिम प्रश्न है, वंशीधर को सरकारी नौकरी से क्यों हटा दिया गया? सबसे प्रतिष्ठित चालाक व्यापारी पंडित आलोपी दिन को गिरफ्तार किया। अब रसूख वाले आदमी को अगर एक साधारण दरोगा गिरफ्तार करेगा और जिसमें सारा जो पूरा महकमा है वो सब कुछ उन्हीं के रंग में रंगे हुए हैं, ऐसे में जो वंशीधर हैं ना तो खुद कभी कमाएंगे ना किसी और को कमाने देंगे। औरों के मार्ग में बाधा बने उससे पहले ही उन्हें उस रास्ते से हटा देना चाहिए। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल गए, सारांश मिल गया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करिए प्लीज, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम अपना काम और अच्छा करके आप लोगों को जो आपकी आवश्यकता की चीजें हैं, आपके पढ़ाई से जुड़े हुए जो कंटेंट हैं, हम उनको लेकर आ सकें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।